नमस्कार दोस्त, आपका बहुत बहुत स्वागत है directstudy.com पे। आज के क्लास में मैं आपके बीच रखने जा रहा हूँ घटना चक्र, जो बीपीएससी के द्वारा एग्जाम लिया जाता है, पूर्वावलोकन के नाम से आता है। इसमें जितने भी हल प्रश्न पत्र है 32 सालों तक अभी तक जितने बीपीएससी ने एग्जाम लिए हैं, वो सारे क्वेश्चन जो भी है मैं एक जगह आपको बताऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें दिया गया है 1992 से लेकर यानी कि मई से लेकर 2025 तक, मतलब मई 2025 तक जो भी एग्जाम में आया था वो सारे प्रश्न इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हर सब्जेक्ट है इसमें। मैं अभी फिलहाल आज की क्लास में कराने जा रहा हूँ आधुनिक भारत का इतिहास। जी हाँ, उसमें एक पार्ट ऑलरेडी आ चुका है आधुनिक भारत का इतिहास। इसके अलावा मैं बता दूं आपको कि बहुत सारे मैंने क्लासेज करा दिया है, जैसे प्राचीन भारत का इतिहास एक वीडियो के अंदर आ चुका है, मध्यकालीन भारत का इतिहास भी एक वीडियो के अंदर आ चुका है। आधुनिक भारत का इतिहास चूंकि सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न है, तो इसमें 3 पार्ट में आने वाला है। तो एक पार्ट आ चुका है, दूसरा पार्ट अभी मैं आज शूट कर रहा हूँ। इसके बाद बच जाएगा आपका भारतीय अर्थव्यवस्था। भूगोल जो है इसमें का भारत का भूगोल आ चुका है। ठीक है, और भी देख लीजिए सब्जेक्ट, आप प्लेलिस्ट बनाए वहाँ से जाके, अभी तक आपने नहीं देखा आप देख सकते हैं। जैसे विश्व का भूगोल अभी बचा है, ठीक है, तो ये आएगा आगे। जीव विज्ञान आपको आ चुका है, गणित आ चुका है, समझे। इसमें जो तर्क शक्ति यहाँ दिया हुआ है, मतलब रीजनिंग, ये भी आ चुका है इसमें का। बिहार स्पेशल का जो है ये भी क्लासेज आ चुका है। भौतिक और रसायन भी आ चुका है, मतलब अर्थव्यवस्था भी बचा हुआ है, यानी पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री का एक दो पार्ट, ज्योग्राफी का एगो, विश्व का भूगोल बचा हुआ है। लमसम हमने करा दिया है, मैथ रीजनिंग भी करा दिया है। जिनको भी देखना है प्लेलिस्ट बना हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, ये सारी चीज़ आजकल लोग पेड क्लास में पढ़ाते हैं, बट हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, तो आप जाके उसको आसानी से देख सकते हैं। आज की क्लास हम आपके बीच रखने जा रहे हैं प्रश्न संख्या 29 से। जी हाँ, यहाँ से बचा हुआ है कराना, तो मैं यहाँ से भी करा रहा हूँ। इसके पहले जितने भी प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न आपको हमने आधुनिक भारत के इतिहास का करा दिया है। आज पार्ट 2 है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। क्योंकि कम समय में बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको यहाँ मिलता है। ऐसा नहीं है कि 10, 20, 25 क्वेश्चन में ही 1 घंटा 2 घंटा आपका पार हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कम से कम अगर 1 घंटा क्लास चलेगा तो कम से कम 200-400 क्वेश्चन आप जरूर करके यहाँ से चले जाएंगे इस चैनल से। तो कोई भी वीडियो आप उठा कर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, और ये सारे एग्जाम्स में काम आएंगे। किसी भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो, चाहे एईडीओ का कर रहे हो, बिहार दरोगा का कर रहे हो, या आप टीआरई 4 का कर रहे हो, हर जगह आपको ये काम आएगा, इसमें कोई वो नहीं है। चलिए, मैं कोशिश करता हूँ सारी बात कम समय में आपका रिवीजन करा देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। इसका फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मैं दे रखा हूँ, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे क्लास के बाद अपलोड कर दिया जाएगा। देखिए जरा, कह रहा है किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हो गए थे। तो याद रखिएगा, महार लोगों को प्रवेश को लेकर बहुत बड़ा 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगा हुआ था। देख सकते हैं, ये 1995 को पूछा गया, बहुत पहले का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए जरा, कह रहा है 6 जून 1899 को तिरुनेलवेली तमिलनाडु में भयंकर दंगे हुए थे। इसमें नाडार समुदाय के लोग लंबे समय से मंदिर में पूजा के अधिकार की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर नाडार और महार, ध्यान रखिएगा, नाडार और महार समुदाय में संघर्ष में यह दंगा हुआ था। क्लियर है ये प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, दिया गया है कि शारदा मणि कौन थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में जाएगा। तो शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, शारदा मणि। कह रहा है शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से जाना जाता है, वह विवाह रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में 1859 में हुआ था। 1859 में 5 वर्ष का मात्र उम्र था, उसी समय इनका विवाह जो हुआ परमहंस जी से हुआ था। क्लियर है, बातें समझ में आ रही है। तो याद रखिएगा, शारदा मणि कौन थी, तो वो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। आगे कहता है सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। तो सत्यार्थ प्रकाश जो लिखा गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया था, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
अब आपको लग रहा होगा कि 2005 में पूछा गया, उसके बाद कभी तो पूछा ही नहीं गया होगा। उसके अलावा आपको मैं बता दूं 10 एग्जाम में ये आ चुका है, इसलिए आप इसको अच्छा से लीजिएगा। कह रहा है मूल शंकर, कौन सा शंकर? तो मूल शंकर यानी स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात की मोरबी रियासत काठियावाड़ा क्षेत्र में एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। फिर से एक बार सुन लीजिए, स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे एक ब्राह्मण कुल के थे। 1824 में गुजरात के मोरबी रियासत यानी काठियावाड़ा क्षेत्र में ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने ही सत्यार्थ प्रकाश को लिखा था। उन्होंने 1860 में मथुरा में स्वामी बिरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। मतलब 1860 में क्या हुआ, मथुरा में स्वामी बिरजानंद जी थे, उन्होंने वेद के बारे में इनको बहुत अच्छा शुद्ध अर्थ बताया, वैदिक धर्म के प्रति इनका श्रद्धा भाव बहुत आगे बढ़ा। 1867 में ईस्वी में इन्होंने पाखंड खंडनी पताका, क्या पाखंड खंडनी पताका लहराई। 1875 ईस्वी में उन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। तो ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में है। 1875 में उन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है, उनका क्या विचार है, ठीक है। उनकी अन्य रचनाओं में जैसे पाखंड खंडन, ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका, समझे, ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत खंडन, पंच महायज्ञ विधि तथा वेद विरुद्ध मत खंडम प्रमुख है। ये सारे किसने लिखा है? ये सभी लिखा हुआ है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो इनका फिर से एक बार रिवाइज करते हैं क्या क्या है। जैसे पाखंड खंडन था, फिर ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत खंडन, पंच महायज्ञ विधि तथा वेद विरुद्ध मत खंडनम प्रमुख है। ये सारे बुक जो है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रनाडे ने किया था। पूना सार्वजनिक सभा, यह पूना समझौता की बात नहीं हो रही, पूना सार्वजनिक सभा तो 1870 में किया गया था महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा। इसका डिटेल जब देखेंगे तो नीचे देखेंगे, कह रहा है पूना सार्वजनिक सभा की शुरुआत अप्रैल 1870 में महादेव गोविंद रनाडे ने किया था। इस संस्था के अन्य सदस्यों में बाल गंगाधर तिलक, अरविंद केलकर, गोपाल हरिदेशमुख, जीवी जोशी शामिल थे। यह संस्था सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थता कायम करने के लिए स्थापित की गई थी। तो ये भी जानिए पूना सार्वजनिक सभा क्यों था, तो ये सरकार का जनता के प्रति मतलब मेल मिलाप करने वाला था। वर्ष 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना है ये किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, जो कि महात्मा गांधी के राजनीति गुरु थे। समझ में आ रही है बातें? सेशन अच्छा लग रहा है तो आप सेशन को लाइक कर सकते हैं ताकि और भी कुछ स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सके। कह रहा है वर्ष 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने, वर्ष 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज यानी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। समझ गए, 1905 में किया गया था। और एक चीज ध्यान रखें, पूना में ये जगह भी पूछा हुआ है एग्जाम में, इसलिए याद रखिएगा। जिसका उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना था, समझे, संवैधानिक रूप से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। इस मंडल ने श्री बी श्रीनिवास शास्त्री, जी के देवधर, एन.एम. जोशी, पंडित हृदयानाथ कुंजरू जैसे महान समाज सेवक पैदा किए। M.C. सीतलवार, B.N. राव तथा अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके प्रमुख मतलब प्रख्यात सदस्य थे। बात कुछ समझ में आ रहा है? यानी इसने कितने बड़े बड़े लोग दिए हैं, इसी से जुड़कर बने हैं वो बता रहा है यहाँ पे। जैसे जिसमें मंडल में कौन था, तो श्रीनिवासन शास्त्री, जी के देवधर, एन.एम. जोशी, पंडित हृदयानाथ कुंजरू, ये सारे सेवक जो है इसी से पैदा हुए। इससे जुड़ने के बाद उसका बुद्धि खुला। कह रहा है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? अब देखिए यहाँ भारत सेवक समाज है, ठीक है, अकूज सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो अब इसी चीज को क्या किया गया है, हिंदी में आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया है क्या कि भारत सेवक समाज, तो है ना हुआ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी।
डिटेल तो हमने देखा कब, तो 1905 में। कहाँ? तो पूना में। अगला ये मैच कराना है। देखिए भारत सेवक समाज अभी देखा गोपाल कृष्ण गोखले, तो एक का जाएगा 2 में, तो 1 का 2 यहाँ और यहाँ है, तो ये दोनों को कट कर दीजिए। उसके बाद है तत्वबोधिनी सभा। ये जो है आपको पता होना चाहिए, ये है देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा बनाया था। तो 2 का 1, तो बी का 1 यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। उसके आत्मीय समाज जो है, आत्मा से कौन है? राजा राममोहन राय आत्मा से जुड़े हुए हैं, तो सी का 3 हो जाएगा। केशव चंद्र सेन का यहाँ कोई भी मैच नहीं करेगा। एक बार फिर रिवाइज करिए मेरे साथ। भारत सेवक समाज यानी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर, आत्मीय सभा राजा राममोहन राय। इस प्रश्न को देखिए, 36 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें आपको क्या कराना है, ये मैच कराना है। जैसे कि ब्रह्म समाज हो गया, रामकृष्ण मिशन हो गया, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। अभी आपने देखा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी कहाँ चला जाएगा? गोपाल कृष्ण विधवा। ठीक है, अगला करा है ब्रह्म समाज। तो हम जानते हैं ब्रह्म समाज राजा राममोहन राय जी का था, ब्रह्म समाज। ठीक है, ब्रह्म समाज राजा राममोहन राय जी। अब है रामकृष्ण मिशन, तो ये है आपका स्वामी विवेकानंद जी का है रामकृष्ण मिशन। और विधवा विवाह समाज जो है विष्णु शास्त्री पंडित का है, तो इसका चला जाएगा यहाँ पे। आइए इसको फिर से एक बार दिखाते हैं आपको हम। यहाँ टिक कर दे पहले कि बी नंबर में आंसर होगा। देखिए वही चीज यहाँ पे है। ब्रह्म समाज आप देखेंगे राजा राममोहन राय जी के है, 1928 में इन्होंने बनाया था, सॉरी 1828 में बना था। आगे है रामकृष्ण मिशन की बात करिएगा तो स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। विधवा विवाह समाज हो जाएगा आपका विष्णु शास्त्री पंडित। यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा, कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं था, उससे रिलेटेड जो भी अभी तक क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं वो सभी क्वेश्चन देखिए। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना एक से ज़्यादा लोग किया था। उसमें आपको फिरोज शाह मेहता थे, उसमें आपको थे केटी तैलंग थे, WC बनर्जी थे, समझे? तो बनर्जी थे, WC बनर्जी शायद नहीं थे, समझे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। फिर भी 3 आदमी है तो इससे एक से ज़्यादा आंसर जाएगा, ई आंसर कह सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग, बदरुद्दीन तैयब ने की थी। इसका उद्देश्य लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना था। भारत संघ यानी इंडियन एसोसिएशन की संस्थापक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऊपर था बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, यह है भारत संघ इंडियन एसोसिएशन। यहाँ करा है 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किया। ये जगह को याद रखिएगा कहाँ हुआ था, कलकत्ता में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कब? 26 जुलाई 1876। 26 जुलाई नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 1876 याद रहे तो अच्छा रहेगा। कौन सा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किया। यह तत्कालिक संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था सम्मान प्राप्त किया था। कांग्रेस से पहले अगर कोई था जो पूरे भारत में जिसका परचम लहराया था वो यही था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार, कौन सा? सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग किया था तथा इल्वर्ट बिल जैसे विवादों को लेकर आंदोलन चलाया था। 1876 में इंडियन एसोसिएशन भारत संघ जो है जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग की प्रधानता दी गई थी, मतलब जमींदार से ज़्यादा मध्यम वर्गीय परिवार के लोग इसमें अटैच थे, जुड़े थे। इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया? अभी आपने देखा है इंडियन एसोसिएशन है भारत संघ, समझे? तो अभी आपने देखा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लेकिन उसमें और भी लोग थे, तो आंसर इसका ई देना सही रहेगा, क्योंकि उसमें आनंद मोहन बोस भी अभी आपने देखा है थे। बात समझ में आ रहा है? ये दोनों मिलकर इसका वो किए थे, तो इसका ई आंसर दे दीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आगे है 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? 1876, अच्छा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? तो आंसर इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी देना सही रहेगा।
राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी, तभी आपने देखा है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता सबसे मतलब बढ़िया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कह रहा सुरेंद्र बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया? देखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विसेज पास किए हुए थे, उससे हटाया गया था 1874 में। उनको हटा दिया गया था क्योंकि उसका विरोध कुछ बात को लेकर कर रहे थे। सुरेंद्र बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्हें ICS इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट यानी बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। यहीं पर मामूली भूल की वजह से 1874 में इन्हें पद से हटा दिया गया था। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आंसर इसका क्या दीजिएगा आप? राममोहन राय थे। स्टार मार्किंग क्वेश्चन है। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाला पहले भारतीय कौन थे? तो राजा राममोहन राय को माना जाता है। आइए ना यहाँ डिटेल देखते हैं जरा। कह रहा है राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राममोहन राय थे। उन्होंने मानव अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख लिखे। विपिन चंद्र पाल ने लिखा कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राममोहन राय ने दिया था। समझे? कुछ इतिहासकार सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाले प्रथम भारतीय मानते हैं। क्लियर हुई बात है? यहाँ देखिए, कह रहा है मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में किया गया था, इसीलिए इसमें ठीक नहीं लगा। देखिए, मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में बी राघवाचारी जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चार्लू और एस स्वामी मुदलियार द्वारा की गई थी। कई व्यक्ति इसमें थे। मद्रास महाजन सभा 1884 का है। बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम, पी आनंद चार्लू, एस रामास्वामी मुदलियार, ये चारों पांचों व्यक्ति मिलकर किए थे। कांग्रेस पूर्व संगठनों की सूची और उसके नेताओं की सूची से मिला दीजिए। इंडियन एसोसिएशन, अभी आपने देखा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो पहला का 4 हो जाएगा। तो पहला का 4 आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका तो नीचे आइए, यहाँ लगा दीजिए। मद्रास महाजन सभा, अभी आपने देखा कई व्यक्ति थे जिसमें बी राघवाचारी थे, जी सुब्रमण्यम थे, पी आनंद चार्लू थे और एस रामास्वामी मुदलियार थे। तो एस बी राघवाचार्य यहाँ पे है, तो यही टिक जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बी का 2 है, इसका यहाँ सामने ही रह जाएगा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, तो ये है दादा भाई नौरोजी का है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो है दादा भाई नौरोजी जी का है। और एक बच गया पूना सार्वजनिक सभा, जस्टिस नराडे, उल्टा लिखा गया है, रानाडे लिखना चाहिए था, उल्टा प्रिंट हो गया है, जस्टिस रनाडे। यहाँ देखिए, उसी बात को यहाँ डिटेल से है। कह रहा है कि इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रनाडे, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता, मद्रास महाजन सभा एम बी राघवाचारी और आनंद चार्लू, और भी तो मैंने बताया था एस रामास्वामी मुदलियार थे और जी सुब्रमण्यम भी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रश्न हैं जो एग्जाम में आए हैं, यहाँ से बहुत आए हैं, तो देखते हैं सारे प्रश्न को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? ये तो क्वेश्चन एकदम तय है कि आएगा एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए 72 प्रतिनिधि ने टोटल भाग लिया था। तो टिक कहाँ लगाएंगे आप? जी हाँ, 72 में आप टिक करेंगे। यहाँ क्लियर लिखा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। इस जो एक अवकाशी प्राप्त अंग्रेजी अधिकारी थे, उनका पहला अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर 1885 में बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित किया गया। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें 38 प्रतिनिधि बम्बई प्रांत के, 38 प्रतिनिधि तो बम्बई के थे, 21 सदस्य मद्रास से आए थे, 3 सदस्य बंगाल से आए थे, 7 सदस्य उत्तर प्रदेश और अवध से थे और 3 सदस्य पंजाब से सम्मिलित हुए थे। बात समझ में आया कैसे कैसे आए हैं?
मतलब बम्बई से सबसे ज़्यादा थे 72, 21 जो थे, सॉरी 38 प्रतिनिधि बम्बई से, 21 मद्रास से थे, 3 सदस्य बंगाल से, 7 सदस्य में उत्तर प्रदेश अवध दोनों का क्षेत्र और 3 सदस्य पंजाब से सम्मिलित हुए थे। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता, बहुत इंपॉर्टेंट है, व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी जिनको बोलते हैं, ने की थी। इनके प्रथम महासचिव जो थे स्वयं एओ ह्यूम ही थे। महासचिव अगर पूछा जाए तो खुद एओ ह्यूम जी थे। अगला 1885 में बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो महाराष्ट्र में बंबई में हुआ था। गोकुलदास तेजपाल यादव संस्कृत महाविद्यालय में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी तो 1885 में की गई थी। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी तो एओ ह्यूम द्वारा किया गया था। व्योमेश चंद्र बनर्जी सबसे पहले इसके अध्यक्ष थे। अगला आपके सामने प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एओ ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक वैज्ञानिक है, सामाजिक कार्यकर्ता और मिलिट्री कंपाउंडर तो नहीं, असैनिक सेवक थे वो। अगला है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आपको पता है कि प्रथम अधिवेशन मुंबई में ही हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? अब देखिए, दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता तो दादा भाई नौरोजी ने किए थे। 1886 में होगा, समझे। देखिए, दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था 1886 में, पहला मुंबई, दूसरा कलकत्ता। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी जी ने किया था। आगे आइए, आगे कह रहा है आपका प्रश्न में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला, भारतीय शब्द नहीं ना लगा है तो आप एनी बेसेंट जी को मारिएगा। अगर भारतीय लग जाता तो फिर आपको मारना होता किन को? सरोजनी नायडू जी को, जो 1925 वाली है। कह रहा है एनी बेसेंट आयरलैंड की निवासी थी। कह रहा है वर्ष 1907 से लेकर 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही थी वो। 1907 से 1933 तक कितना लंबा समय है, समझ रहे हैं। वर्ष 1916 में होम रूल लीग की गठन किया था 1916 में। वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी थी। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, देखिए आ गया ना, 1925 में कानपुर वाला में, समझे, हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सरोजनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। दूसरी महिला अध्यक्ष बनी थी। महिला अध्यक्ष में दूसरा, लेकिन भारतीय में प्रथम थी महिला। 1947 से 49 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कौन? सरोजनी नायडू। 1947 से लेकर 49 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी हुई थी। अगला प्रश्न देखिए जरा, कह रहा है किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता बनी थी? देखिए, भारतीय महिला और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष, तो 1900 में है, ये नहीं है, 1925 आंसर जाएगा। अगला आपके सामने है इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला बोलेगा तो फिर श्रीमती एनी बेसेंट, एक मिनट, प्रथम भारतीय है ना, तो फिर सरोजनी नायडू मारना होगा आपको, 1925 वाली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला पूछ देगा तो फिर एनी बेसेंट पर जाइएगा, भारतीय लगाएगा तो फिर सरोजनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया? ये देखिए कितना टेक्निकल क्वेश्चन है। द्वितीय सम्मेलन में मुस्लिम कितना आया था? तो 33 मुसलमानों ने भाग लिया था इसमें। डिटेल देखिए, कह रहा है कांग्रेस की द्वितीय सम्मेलन 27 से 30 दिसंबर 1886 को दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में संपन्न हुआ था। ठीक है। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कुल 436 पंजीकृत प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में जहां मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 2 था, सिर्फ मुस्लिम 2 ही थे उसमें, वहीं दूसरे सम्मेलन में 33 हो गया था। तीसरे सम्मेलन 1887 में 81 तथा चौथा सम्मेलन 1888 में 221 पहुंची थी। मतलब मुस्लिम कैसे भरे? पहला में 2, अगला में 33, उसके बाद 81, उसके बाद 221। संख्या मुसलमानों का भी बढ़ते चला जा रहा था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? देखिए पहले मुस्लिम लेकिन दूसरा नंबर पे बने थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को था। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से लेकर 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। समझे, मुस्लिम थे तीसरे नंबर वाला, क्योंकि पहला नंबर में आपको पता होना चाहिए, अभी हमने आपको बता दिया है, फिर दूसरा बताया, फिर जब तीसरा पर आएंगे तो बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। दूसरा नंबर में दादा भाई नौरोजी थे, ये थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। व्योमेश चंद्र बनर्जी एक नंबर पे थे, 2 नंबर पे दादा भाई नौरोजी थे, तीसरा नंबर पे आपको बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा ख्याल रखना है आपको। और ये मद्रास में हुआ था, पहला मुंबई में था, उसमें व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, दूसरा नंबर हुआ था आपको कलकत्ता में, दादा भाई नौरोजी थे, और तीसरा नंबर मद्रास में हुआ, बदरुद्दीन तैयब जी थे। पहला में मुस्लिम 2 भाग लिए थे, उसके बाद वाला में 33 और तीसरा नंबर वाला में आपको 81 और चौथा नंबर वाला में 221। यहाँ पे बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? देखिए द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष, ये बढ़िया क्वेश्चन था। पहला तो सब याद रखता है, रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे, रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे ये 96 में जाके। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। क्या तब होगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 12वां अधिवेशन जो है 28 से लेकर 31 दिसंबर 1896 तक कलकत्ता में थे। ये पहला वाला जो थे वो मद्रास वाला में थे, ये कलकत्ता वाला में थे। रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में जीती हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो कि आपको पता होना चाहिए मद्रास वाला में थे। और इसका डेट अगर पूछा जाए तो 1800 कौन सा कहिए 87 कहिएगा, तीसरा नंबर वाला ये था। अगला आप देखेंगे तो कह रहा है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? एगो का वो किए है जो बेलगांव वाला था, कर्नाटक में। बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक, 1924। देखिए दिसंबर 1924 में बेलगांव में कांग्रेस के 39वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव द्वारा यह एक निश्चित किया गया कि गांधी जी के रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाए। इसी अधिवेशन में गांधी दास समझौते को अनुमोदित किया गया था, गांधी दास समझौता। अगला है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह बाल कृष्ण तिलक का क्या है? बाल गंगाधर तिलक का ये कोटेशन है। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई तथा बाल गंगाधर तिलक एवं मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। यह समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौते के नाम से 1916 वाला जाना जाता है। जा रहा है दिमाग में बातें, दिमाग पूरा खोल के रखिए, सब जाएगा। फिर से आ गया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा, तो बाल गंगाधर तिलक। फिर से देख लीजिए नीचे, मैं इसे पाकर रहूंगा, फिर से आप वही देंगे बाल गंगाधर तिलक। ये बहुत बार आया एग्जाम में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो बांकीपुर में हुआ था। 27वां जो है बांकीपुर में हुआ था। पटना के बांकीपुर है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, समझे। और इसीलिए ये ऐसे पूछा है 2011 में, क्योंकि आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, तो आपको पता होना चाहिए बिहार में जब होगा तो कैमा नंबर का था, इसीलिए पूछ दिया। 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? बांकीपुर। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता R.N. मधोलकर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये व्यक्ति, R.N. मधोलकर ने की। इस अधिवेशन में एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। कांग्रेस का पिता एओ ह्यूम को कहा गया इसी अधिवेशन में। क्लियर हुई बातें? आगे कह रहा है 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया? तो यहाँ आ गया ना 1912 में पटना में, तो आपको पता होना चाहिए R.N. मधोलकर होगा। और पटना नहीं, बांकीपुर, इसको क्या बोलेंगे? बांकीपुर, पटना के बांकीपुर।
आगे है आपका, और कितना नंबर का था, तो 27वां नंबर का था। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। फिर से वही बात, तो आर एन मधोलकर। क्वेश्चन कई बार आया है ये सब। आगे कह रहा है सुरक्षा बाल्ब सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए उपयुक्त विचार किस नेता ने दिया था, तो लाला लाजपत राय जी ने कहा था ये बात कि ब्रिटिश को बचाना था। कह रहा है कि सुरक्षा बाल्ब सिद्धांत यानी सेफ्टी बाल्ब प्रिंसिपल का उपयोग गरम दल के नेता लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में किया गया था। वे कांग्रेस को डफरीन के दिमाग की उपज मानते थे। कांग्रेस की डफरीन की आज की मानते थे। लाला लाजपत राय का मानना था कि अंग्रेजों ने कांग्रेस संगठन का उपयोग ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए किया था। वो ऐसा मानते थे कि कभी भी भारतीय कुछ भी करेगा ना, तो उसका टोटल खबर जो है अंग्रेज को इस कांग्रेस के माध्यम से मिलता रहेगा, तो वो सतर्क हो जाएगा। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो ये कहने वाले थे लाला लाजपत राय जी ही। लाला लाजपत राय ने अपने एक लेख में कहा कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही ये उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, बस हो गया था, लोग भी उसमें शामिल हो गए। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रहा है और मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए सहायक बनूं। ये किसने कहा था, ये कहने वाला कोई और नहीं, लॉर्ड कर्जन था, क्योंकि ये कांग्रेस को बहुत गंदा तरीका से देखता था। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है, जनता में इसकी पैठ नहीं है, अतः इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े प्रवर्तक थे लॉर्ड कर्जन। 1900 में कर्जन ने कहा था, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रहा है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। वर्ष 1903 में उन्होंने मद्रास के गवर्नर को लिखा, जब से मैं भारत आया हूं, मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। वर्ष 1904 में कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। मतलब जो कांग्रेस के प्रतिनिधित्व मंडल था ना 1904 में, कर्जन उससे नहीं मिला था, शैतान इतना था। आगे कह रहा है, इसमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी यह बड़ी महत्वाकांक्षा है कि यह शांति के साथ मरने में सहायक बनूं। तो बस वही बात है, ये कर्जन का है। स्टेटमेंट बदल बदल के थोड़ा सा रहता है। रजनी पाम दत्त ने क्या है, रजनी पाम दत्त ने कहा, वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्हें किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा, तो आंसर हो जाएगा ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। फिर से सुनिए, रजनी पामदास ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में ये बात कहा था, तो वो कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। देखिए, रजनी पामदत्त ने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था, कांग्रेस कई अवसरों पर अंग्रेजी हुकूमत के साथ सहयोग भी करती थी, जैसे प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग हो या गांधी इरविन वार्ता हो। इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साम्राज्यवाद का विरोध करते हुए अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए देश की स्वतंत्रता भी कराया है। 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था, तो ये कहने वाले थे अश्विनी कुमार दत्त। फिर से सुनिए, 1897 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अमरावती अधिवेशन चल रहा था, 3 दिन का उसको तमाशा कह दिया था किसने, अश्विनी कुमार दत्त। 1897 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अमरावती अधिवेशन को अश्विनी कुमार दत्त ने 3 दिवसीय तमाशा कहा था। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। 20वीं सदी के प्रारंभ में शुरू हुई। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर या कांग्रेस आंदोलन के लोगों की भागीदारी पर, तो आंसर दीजिएगा इन सभी चीज़ पर गड़बड़ होने लगा। राजनीतिक क्या होना चाहिए, उद्देश्य क्या होगा, भागीदारी पर, सब में मतभेद होने लगा था आपस में। कोई कुछ मानता था, कोई कुछ मानता था। आइए इन चीज़ों को समझिए। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन का एक प्रमुख कारण नरमपंथियों की अपनी राजनीतिक उद्देश्यों और आम जनता के साथ रख पाना में असफल होना था। अपने साथ नहीं रख पा रहे थे आम जनता को। नरमपंथियों ने आम जनता के बीच काम नहीं किया था, सीधी बात।
नरमपंथी राजनीतिक घटनाओं के अनुरूप अपनी राजनीति में फेरबदल नहीं कर पाते थे। वे यह महसूस नहीं कर सके कि उनकी उपलब्धियों ने ही उनकी राजनीति को अव्यवहारिक बना दिया है। मतलब वो जो करते थे वो लोगों जनता को पसंद नहीं आ रहा था। नरमपंथी और गरमपंथी के सोच और अनुमान, पारस्परिक मतभेद के दृष्टिकोण और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दोनों ही गलत थे। नरमपंथी यह समझ नहीं पाए कि सरकार गरमपंथियों के भय के कारण ही उसके बातचीत कर रही है, और गरमपंथी यह न समझ पाए कि उनके संघर्ष में नरमपंथी उनके लिए कवच का काम कर सकते हैं। मतलब न गरमपंथी को हेल्प मिलेगा नरमपंथी से, लेकिन ये बातें लोग समझ नहीं पा रहे थे। फलस्वरूप वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस की विभाजन होना तय था और हो ही गया। मतभेद होगा तो लास्ट में जाकर विभाजन तो हो ही जाता है। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला 1893 से लेकर 94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इस लेखों का लेखक कौन था? फिर से सुनिए। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला 1893 से 94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इस लेखों का लेखक कौन था? तो अरविंदो घोष थे। अरविंद घोष थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तत्कालिक भारतीय परिस्थितियों के कारण कह रहा है कि कांग्रेस की साम्राज्यवादी शक्तियों के समक्ष ढुलमुल रवैया अपनाने के कारण अरविंद घोष ने अपनी लेख श्रृंखला न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड में कांग्रेस की आलोचना किया था। आगे न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड किसने लिखा था? अरविंदो घोष ने। न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड को अरविंद घोष द्वारा लिखा गया था। एसे ऑफ द गीता, ध्यान रखिएगा इन्हीं का, एसे ऑफ द गीता, सिंथेसिस ऑफ द योगा, द आइडल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, इनकी ही कृतियाँ है। ये पूछा हुआ है, द आइडल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, चाहे सिंथेसिस ऑफ द योगा, ये नहीं, एम्स ऑफ द गीता, सॉरी एसेज ऑफ द गीता ये, और द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी ये पूछा हुआ एग्जाम में। न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड ये भी पूछा हुआ है, अरविंदो घोष का ही ये सभी घोष का किताब है। 1916 में लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ध्यान रखिएगा कौन सा सत्र चल रहा है 1916 में, अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस गरम दल में समझौता भी हो गया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अंबिका चरण मजूमदार थे। इसका ट्रिक है याद रखने का कि मजबूर होकर दोनों आपस में मिल गए। क्या याद है? मजबूर होकर नरम दल गरम दल आपस में 1916 में मिल गए। तो अंबिका चरण मजूमदार। वर्ष 1916 में लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। इस अधिवेशन में गरम दल का कांग्रेस में पुनः प्रवेश हुआ तथा कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता भी इसी अधिवेशन में हुआ था। आगे करा है 1918 में मोंटफोर्ड, कौन सा? तो मोंटफोर्ड सुधारों पर कांग्रेसों ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया था 1918 में, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू एवं जयकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया। ये हट के क्या गठन किया था? इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का इन्होंने गठन किया। फिर से सुनिए, 1918 में मोंटफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया। कांग्रेस एक अलग ही रवैया अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी जो अवशेष थे, यानी कि सब सप्रू थे, जयशंकर थे, चिंतामणि थे, ये हट गए और इन्होंने किया इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन। यहाँ देखिए पूरा डिटेल में। अगस्त 1917 में, कब? अगस्त 1917 में भारत के राज्य सचिव एडविन मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश संसद में एक ऐतिहासिक घोषणा की, जिसे मॉन्टेग्यू घोषणा यानी अगस्त घोषणा भी कहा जाता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य सचिव जो थे, जिनका नाम था एडविन मॉन्टेग्यू, इन्होंने ही घोषणा किया था। आगे कह रहा है कि इस घोषणा में भारत में प्रशासन और स्वशासी स्थानों के विकास में भारतीयों की बढ़ती भागीदारी का प्रस्ताव रखा गया। मॉन्टेग्यू ने इस सुधारों पर कार्य करने के लिए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के साथ मिलकर भारत में संवैधानिक सुधार शीर्षक से एक विस्तृत रिपोर्ट निकाली, जिसे मोंटफोर्ड रिपोर्ट तथा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, या तो मोंटफोर्ड रिपोर्ट कहिए या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कहा जाता है। यह रिपोर्ट वर्ष 1918 में प्रकाशित हुआ। इस रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस के अंदर उदारवादी और उग्रवादी गुटों के बीच मतभेद स्पष्ट हो गए। परिणाम स्वरूप उदारवादी जो मोंटफोर्ड रिपोर्ट के पक्ष में थे, उन्होंने वर्ष 1919 में कांग्रेस से अलग होकर सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन नामक एक नए दल की स्थापना 1919 में कर दिया था।
अगला, राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1922 में गया के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दोबारा ये बिहार में हुआ। पहला 1912 में हुआ, हम आपको पता होना चाहिए, और ये फर्स्ट नंबर वाला था बिहार का, और ये दूसरा नंबर था 1922 में गया अधिवेशन था। तो गया अधिवेशन जो किया गया था वो चित्तरंजन दास के द्वारा उसका अध्यक्षता किया गया था। वर्ष 1922 में जेल से छूटने के बाद चित्तरंजन दास को गया में कांग्रेस सम्मेलन की निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद ध्यान रखिएगा, देशबंधु ने सभा प्रवेश कार्यक्रम के जरिए, कौन सा? देशबंधु ने सभा प्रवेश कार्यक्रम के जरिए सभाओं के भीतर से असहयोग भारतीय राजनीति को नया आयाम देने का प्रयास किया, परंतु सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एनजी रंगा, अयंगर आदि नेताओं ने परिषद में प्रवेश करने की नीति का विरोध कर दिया। इस अधिवेशन में काउंसिल में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित हुआ। फलस्वरूप चित्तरंजन दास ने त्याग पत्र दे दिया। इसके उपरांत उन्होंने कांग्रेस के भीतर से स्वराज पार्टी की स्थापना कर दिया। मतलब उन्होंने कहा कि भाई अब स्वराज पार्टी एक अलग हमारा रहेगा। 1923 में इन्होंने किया था, चित्तरंजन दास जी। अगला का 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित किए गए अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। और कहाँ पे? तो गया में। यहाँ है 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो फिर से हो गया CR दास, वही चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष में हुआ? तो 1922 में हुआ। आपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो आ जाएगा कार्यकारिणी कमेटी 1937 वाला में। इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी वर्ष 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। संयुक्त प्रांत और बिहार में काश्तकारी बिल पारित किए गए। सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में कृषकों को साहूकारों के चंगुल से बचाने तथा सिंचाई सुविधा को बेहतर बनाने का प्रयास किए गए। अगला 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का निर्वाचित हुआ था। कब? 1938 का बात कर रहा है। तो सुभाष चंद्र बोस जी थे। आगे देखिए ना क्या खेला हुआ है यहाँ पर। ये कांग्रेस के हरिपुरा, ध्यान रखिए, कांग्रेस के हरिपुरा जो गुजरात में है। अधिवेशन फरवरी 1938 में सुभाष चंद्र बोस से निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ज्ञातव्य है कि सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1939 में त्रिपुरी, ध्यान रखिए 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए जीते थे, लेकिन उन्होंने अप्रैल 1939 में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुभाष चंद्र बोस की जगह नया अध्यक्ष बनाया गया था, और ये हट के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी इन्होंने करा था जाके। 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसके जगह पे बनाए गए थे। त्रिपुरी अधिवेशन था, देखिए हरिपुरा। वर्ष 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष निर्विरोध बने थे। वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न में गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए और इन्होंने अपना फॉरवर्ड ब्लॉक अपना स्टार्ट किया जाके। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बने थे? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, एक बार 39 में भी, एक बार 38 में भी बने थे। पहला हरिपुरा, दूसरा था त्रिपुरी 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने के बहुत बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया था? तो दरभंगा के राजा, दरभंगा महाराज सुने होंगे। 1888 में इलाहाबाद में, सुनिएगा कह रहा है क्या कि 1888 इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में दरभंगा के राजा इस अधिवेशन के संपन्न में बहुमूल्य सहायता किए थे। आगे है, वह कौन कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने किप्स मिशन व लॉर्ड बेवेल दोनों से वार्ताएं किया? क्रिप्स मिशन से भी कांग्रेस का अध्यक्ष से बात किया था और लॉर्ड बेवेल से वार्ता किया था। तो अबुल कलाम आज़ाद जी वो थे, इंपॉर्टेंट में जाएगा।
कह रहा है कि अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 1946 तक कांग्रेस के पद पर रहे, बहुत लंबा समय, 1940 से लेकर 46 तक लगातार यही रहे, 6 साल तक, 6-7 साल। कर उन्होंने क्रिप्स मिशन 1942 तथा लॉर्ड बेवेल 1945 दोनों बार तय किया। बेवेल योजना आया था लॉर्ड बेवेल 1945 में और क्रिप्स मिशन 1942 में, चूंकि वही थे। अगला कह रहा है आपका कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। इंपॉर्टेंट हो जाएगा, भारत का विभाजन जिस समय किया गया था तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर होगा जेबी कृपलानी थे। डिटेल यहाँ से पढ़ लेते हैं। कह रहा है जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे जेबी कृपलानी थे। उन्होंने कांग्रेस के मेरठ अधिवेशन नवंबर 1946 का अध्यक्ष चुना गया तथा वे आज़ादी के समय भी अध्यक्ष रहे। कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन 1948 की अध्यक्षता डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने की थी। महात्मा गांधी ने बेलगांव 1924 में, जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर, लखनऊ एवं फैजपुर, जवाहरलाल नेहरू का बहुत सारा था, 1929 लाहौर, 1936 लखनऊ और 1936 में ही फैजपुर में किया था। अगला है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची मार्च 1931 में अधिवेशन की अध्यक्षता करा था। आगे है कि सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन 1947 की अध्यक्षता किसने किया था, तो राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। नवंबर 1947 में जेबी कृपलानी के इस्तीफे के बाद दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए थे। जेबी कृपलानी ने इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी इसका अध्यक्षता कर दिए। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक इलाहाबाद में संपन्न हुआ। ठीक है, कांग्रेस कार्यकारिणी बैठक अप्रैल मई 1942 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने की सक्षम हुए थे। वे कोई और नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू थे। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुए कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक 13 मई 1942 में बहुमत प्राप्त कर लिए थे। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित हुआ था, तो वो कोई और नहीं, कराची अधिवेशन था 1931 में। मौलिक अधिकार समझे, 1931 कराची अधिवेशन में इसको पारित किया गया था। यहाँ समझिए, कह रहा है गांधी इरविन समझौता आपने सुना होगा। गांधी इरविन समझौता जिसे दिल्ली समझौता या दिल्ली पैक्ट कहा जाता है को मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता जो है 29 से 31 मार्च 1931 की कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए। इस अधिवेशन में कुछ लोगों ने विरोध करने पर गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं मरेगा। कराची अधिवेशन में ही ये कहानी हुआ था 1931 में। ठीक है, जब पूर्ण स्वराज को कांग्रेस द्वारा परिभाषित भी किया गया था। यह पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज को कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया था। पूर्ण स्वराज का मतलब क्या है, कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल के बीच क्या क्या हुआ उसको समझते हैं। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार और हम इसे लेकर रहेंगे, यह नारा आप जानते हैं बाल गंगाधर तिलक जी का है। इनसे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कह रहा है कि गर्मपंथी दल के नेता बाल गंगाधर तिलक का विचार था कि स्वराज के बिना कोई सामाजिक सुधार नहीं हो सकता, ना कोई औद्योगिक प्रगति, न शिक्षा और ना ही राष्ट्रीय जीवन की परिपूर्णता। इसीलिए तिलक ने नारा दिया था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार और हम इसे लेकर रहेंगे। वर्ष 1916 में देश में 2 होम रूल की स्थापना हुआ, जिसमें से एक लीग के नेता लोकमान्य तिलक थे और दूसरी लीग के नेता एनी बेसेंट थी। ये मद्रास वाली थी और दोनों लीगों की मांग स्वशासन ही था। इस लीग आंदोलन के दौरान तिलक ने उपयुक्त नारा भी दिया था। आगे अधिकतर नरमपंथी नेता कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए शहरी क्षेत्र के थे। नरमपंथी जो भी थे शहर का ही थे। यहाँ समझिए, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। कह रहा है उदारवादी, गौर से सुनिएगा, उदारवादी राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकतर नरमपंथी नेता तथा दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा
व्योमेश चंद्र बनर्जी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे नेता शहरी क्षेत्रों से संबंधित थे। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिसमें वकील हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर, पत्रकार एवं साहित्य व्यक्ति सम्मिलित थे, का अधिकार था। कह रहा है उपाधियों और बड़े बड़े पद इन लोगों के लिए आकर्षक रखते थे। कांग्रेस में आने वाले ये प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे और जनसाधारण से इनका कोई भी संपर्क नहीं था। फिरोज शाह मेहता ने स्वयं कहा था, क्या कहा था यहाँ से सुनिएगा, कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, परंतु उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे इसकी भावनाओं को समझे और उन्हें व्यक्त करें और उसके उपचार का प्रयत्न करें। बात समझ में आ रहा है? मतलब इसमें जो भी है बड़े लोग सब है, जनता इसमें भाग ही नहीं ले रहा है, और जब तक जनता नहीं आएगा तब तक कोई चीज़ का वो पावर नहीं दिखेगा। निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं थे? गरम दल का नहीं था, से कहने का मतलब बाल गंगाधर थे, समझे, उधम सिंह थे, मदनलाल ढींगरा थे, गोपाल कृष्ण गोखले गरम दल वाला में नहीं थे, नरम दल वाला में ये थी, समझे। गोपाल कह रहा है गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से संबंधित थी, तो हर कोई जानता है। वह समभाव और मृदु न्याय प्रिय में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुत्थान उत्तेजना के बवंडरों से नहीं हो सकता। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। उन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी उनके शिष्य बने थे। ठीक है। उन्होंने 1889 ईस्वी में बॉम्बे कांग्रेस अधिवेशन के मन से राजनीति में भाग लिया। 1897 में उन्होंने और दीनसा बाचा मतलब कौन, गोपाल कृष्ण गोखले और दीनसा बाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त बेलवी आयोग के प्रमुख साक्ष्य देने को कहा गया। वर्ष 1902 में वह बम्बई संविधान परिषद के लिए और कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने भी गए थे। लास्ट वाला शायद कट गया, एक बार फिर बता दूं। 1897 में उन्होंने और दीनसा बाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्ति बेलवी आयोग जो था उसमें सम्मुख साक्ष्य देने को कहा गया, और वर्ष 1902 में वह बम्बई संविधान परिषद के लिए और कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए थे। अगला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। तो कब आया? 1906 के बाद। देखिए इसका डिटेल, वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर गरम दम का प्रभाव बढ़ गया था। गरम दम का नेतृत्व प्रमुख कांग्रेसी नेता बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, बिपिन चंद्र पाल थे, लाल बल पाल जिनको कहते हैं, अरविंदो घोष थे, ये सभी थे। इन नेताओं ने स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया। तिलक ने नारा भी दे दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। 1916 में दिया था इन्होंने नारा। आगे कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? कांग्रेस के गरम दल से संबंधित कौन था? ऑप्शन में जब पढ़ेंगे तो अरविंदो घोष उसमें आंसर आ जाएगा। कह रहा अरविंद घोष कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। वह गरम दल के 4 स्तंभ लाल बाल पाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष में से एक थे। 1993 से 94 में अपने लेख में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर है, अराष्ट्रवादी है और पूर्णतया असफल रही है, और इसका शासकों को अप्रसन्नता करने से भय को स्पष्ट न कहने की नीति को कायरता की संज्ञा दी कि आप मना नहीं कर सकते किसी को। इनके अनुसार कांग्रेस से क्षय रोग से मरने वाली है। वर्ष 1908 में पुलिस द्वारा मणिकतल्ला उद्योग में छापा मारकर जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें अरविंदो घोष भी थे। सभी के ऊपर अलीपुर षड्यंत्र करने के मामले में मुकदमा चला। अरविंदो घोष को 1 वर्ष की सजा भी हो गई थी। कह रहा है किंतु बाद में साक्ष्य के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया। कह रहा है कालांतर में वे आतंकवादी क्रियाकलापों अलग होकर सन्यासी बन गए तथा पांडिचेरी और पुदुचेरी चले गए थे उस समय वो। कह रहा है राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता, मतलब नरम दल के वो नहीं है, मतलब गरम दल के तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे, जो नरम नहीं हो गरम है। कह रहा है उग्रवाद के 4 प्रमुख स्तंभ लाल बाल पाल मतलब लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक तथा अरविंदो घोष में बाल गंगाधर तिलक विचाराधार के अग्रदूत थे। उन्हें कांग्रेस की अनुनय विनय की नीति का आलोचना किया, मतलब
समझ गए, अनुनय विनय समझ ही रहे होंगे। तिलक ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की टटराएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। दादा भाई नौरोजी नेता गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के उदारवादी दल के नेता थे, जबकि एमजी राणा समाज सुधारक में काउंट आते हैं। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की कर पद्धति थी। कैसे आंदोलन करने की पद्धति था? राजा बामध्य आंदोलन, ये है इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति कौन सी थी? तो राजा वामबद्ध आंदोलन। क्या है उसको समझिए। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख नीति राजा वामबद्ध आंदोलन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एगिटेशन, अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। कह रहा है शेर ए पंजाब के नाम से किन्हें जाना जाता था? लाला लाजपत राय जी को। भगत सिंह इनके बहुत बड़े मतलब इनको गुरु मानते थे। लाला लाजपत राय शेर ए पंजाब के नाम से जानते थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के नेता थे, पूरे पंजाब प्रतिनिधि थे। उन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। साइमन कमीशन के विरोध में एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय को लाठी का प्रभाव हुआ और घायल हो गए। बाद में 17 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया। इसका जो उधम सिंह को मार के मतलब क्या बोला जाए, जो अभी मैंने नाम लिया था ना, भगत सिंह जो थे बहुत मतलब वो थे, इनको अपना गुरु मानते थे। इस बात से वो बहुत गुस्साए थे कि इनको मार दिया गया। 17 नवंबर 1928 को लाठी का जो चोट लगा था उस वजह से मर गए थे। कह रहा है बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगे। जब क्या हुआ था? तो वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने। उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया। सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्ति बनाया। आगे कह रहा है कि उन्होंने शिवाजी गणपति उत्सव शुरू किया। मतलब एक क्वेश्चन था कि लोकमान्य तिलक कब से जाने लगे, तो उसको समझने के लिए आपको ई पर जाना पड़ेगा। क्यों? देखिए, ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे की तत्कालीन प्लेग कमिश्नर WC रैंड तथा लेफ्टिनेंट आयर की हत्या के मामले में अभियुक्त बना दिया था। तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जब वे जेल से बाहर आए तो वे एक राष्ट्रीय नायक, नेशनल हीरो के रूप में उभरे। इस तरह किसी घटना नहीं बल्कि उनके राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि दे दी गई थी। बात समझ में आ रहा है? यानी कि इसका आंसर इनमें से कोई नहीं जाएगा। उनके कार्यों के लिए जो राष्ट्रवादी भावना था, क्रियाकलाप था, इसलिए उनको इतना वो वाहवाही मिला था। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। ओके, कितना दिन का हुआ था? तो 1908 में जो हुआ था वो 6 वर्ष के लिए हुआ था। देखिए, वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्षों के कारावास की सजा दे दी गई। मांडले जेल यानी म्यांमार भेज दिया गया था बाल गंगाधर तिलक को। यहाँ है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन क्या क्या हुआ उसको समझिए। पहला है कि किस वर्ष में BD सावरकर हिंदू महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? BD सावरकर हिंदू महासंघ के अध्यक्ष बने थे। तो आंसर हो जाएगा आपका, वो लंबा समय तक रहे थे, 1937 से लेकर 1942 तक रहे थे। तो इसमें ई आंसर दी, इनमें से कोई नहीं। BD सावरकर वर्ष 1937 से 42 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। BD सावरकर ने अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की। आगे कह रहा है सावरकर यूनाइटेड किंगडम गए और इंडियन हाउस और फ्री इंडियन सोसाइटी जैसे संगठन से जुड़े रहे। 1904 में रेवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था? फिर से सुनिए, 1904 में रेवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था? तो आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना 1904 में किया था। यहाँ बताइए, वर्ष 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था। BD सावरकर तथा उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने 1899 में मित्र मेला नामक एक गुप्त संस्था की स्थापना भी किया था। गणेश दामोदर मित्र मेला नामक गुप्त संस्था। अगला प्रश्न इसी तरह है कि अभिनव भारत में कौन संबंधित है? तो आसान से बता दीजिएगा।
आंसर हो जाएगा ये क्या, BD सावरकर। देखिए अभिनव भारत जो है स्थापना की बात करिएगा 1904 में हुआ था। कहाँ हुआ था, नासिक महाराष्ट्र में है ये। संस्थापक की बात करिए तो BD सावरकर। BD सावरकर विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त संस्था अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया, 1899 वाला। यहाँ पे भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संस्था यानी सीक्रेट सोसाइटी अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने गठित किया, तो BD सावरकर। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था, तो वो पल था 1908 में। यहाँ देखिए कह रहा है कि 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस, व्यक्ति का नाम याद रखिए, और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट पर बम फेंका, परंतु किंग्स फोर्ट बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और उनकी पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दिया गया, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर से मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया तो 1908 में किया गया और 30 अप्रैल का वो दिन था। खुदीराम बोस ने और प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया, किंग्स फोर्ट पर बम फेंका, लेकिन गलती से किंग्स फोर्ट बच गया और जो मिस्टर कैनेडी थे उनकी पत्नी और पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी खुद को गोली तो मार लिया मगर खुदीराम बोस पकड़ा गया और बाद में उनको फांसी पर लटका दिया गया। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया, तो मुजफ्फरपुर में किया था। वो पल क्या था, तो 30 अप्रैल 1908 को। और इनका साथी कौन था खुदीराम बोस का, तो प्रफुल्ल चाकी। ठीक है, मरा कौन, कैनेडी की पत्नी और पुत्री। यहाँ पे करा निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राम प्रसाद बिस्मिल थे, राजेंद्र लाहरी थे, असफुल्ला खां थे, सूर्यसेन नहीं थे। इसमें सूर्यसेन काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। अगला है जिम्मरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति थे, तो आंसर क्या दीजिएगा, ये सभी थे। लाला हरदयाल थे, भूपेंद्र दत्त थे, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय थे, यानी डी आंसर जाएगा। देखिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय क्रांतिकारियों ने जर्मनी से, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, जर्मनी से शस्त्र एवं गोला बारूद मांगने की योजना विदेश में रहे भारतीयों की सहायता से बनाई गई थी, जिन्हें हिंदू जर्मन षड्यंत्र तथा जिम्मरमैन योजना के नाम दिया गया। लाला हरदयाल हो गए, भूपेंद्र नाथ दत्त हो गए, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, ये तीनों ही इस योजना से संबंधित थे। इन लोगों ने मिलकर जर्मनी के सहयोग से इस योजना के तहत वर्ष 1915 में बर्लिन कमेटी की स्थापना भी करा था। 1915 में बर्लिन कमेटी। 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की थी, तो ये करने वाले थे NS हार्डिकर। ठीक है, हिंदुस्तानी सेवा दल मंडल की, हिंदुस्तानी सेवा मंडल या हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत कर रहा है स्वतंत्रता सेनानी एवं कांग्रेस नेता डॉक्टर NS हार्डिकर ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत कार्य करने वाले इस संगठन के सदस्य गांधी टोपी पहनने के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न पर आइए, कह रहा है पटना युवक संघ की स्थापना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुआ था। इसका काम जान ही जाइए, बिहार में क्या था, क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाना था। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। भारतीय क्रांति की जननी के नाम से प्रचलित है मैडम। क्यों, पढ़िए, यहाँ देखिए, कह रहा है मैडम कामा, भीखाजी कामा जो है का जन्म 24 दिसंबर 1861 को हुआ था। उनके माता पिता पेरेंट जो पारसी थे। आगे कर रहा है सोराबजी फॉर्मजी पटेल उनके पिता थे, समझे, सोराबजी फॉर्मजी पटेल उनके पिता थे। उनका विवाह रुस्तम के आर कामा से हुआ, जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में सेवा भी किया। बाद में वे कुछ देशभक्ति विद्यार्थियों में यूरोपीय बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई। 22 अगस्त
1907 को जर्मनी के स्टुअर्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता का झंडा सर्वप्रथम फहराया। यहाँ फहराया गया यह झंडा कलकत्ता झंडे यानी कलकत्ता फ्लैग का परिवर्तित रूप था। उन्हें भारतीय क्रांति की माँ यानी मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। देख लीजिए जो नीचे वाला लाइन था, कह रहा है मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो स्टुअर्ट्स में फहराया था, और स्टुअर्ट्स अभी मैंने जस्ट बताया कहाँ था, जर्मनी में। अगला है आपका कि मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो स्टुअर्ट्स जर्मनी में। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कुछ देर पहले मैं बताया था 1924 में हुआ है। यहाँ देखिए कह रहा है देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से, ठीक है, अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। संस्थापक की बात करिएगा तो सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आजाद। फिर से सुनिए, सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद, ये सभी थे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि करजन बाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? मदनलाल ढींगरा को, मदनलाल ढींगरा को। फिर से सुन लीजिए, करजन बाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? तो मदनलाल ढींगरा को। क्लियर है कि करजन बाइली की हत्या 1 जुलाई 1909 को आंदोलन में मदनलाल ढींगरा ने गोली मारकर किया था। 1 जुलाई 1909 को लंदन में, कहाँ पे जाकर? लंदन में। करा बाइली भारत मंत्री के एक बॉडीगार्ड के रूप में नियुक्त थे। 17 अगस्त 1909 को मदनलाल ढींगरा को फांसी की सजा दे दी गई। आगे है आपका काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? काकोरी ट्रेन कांड किया गया था तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला और आसफुल्ला खान, 2 आदमी को दे दिया गया था। अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आजाद ने, फिर से सुनिए, अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्थान हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया। ठीक है, इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। यह घटना काकोरी कांड यानी वर्तमान काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, आसफुल्ला खां हो गए, रोशन लाल ढींगरा हो गए, राजेंद्र लाहरी को फांसी हुई, जबकि चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए थे। आगे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में एक थे, तो आंसर हो जाएगा भगत सिंह। हिंदुस्तान जो ऑप्शन है उस हिसाब से देखिएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नेता भगत सिंह थे उसमें, यह समझिए। कह रहा है काकोरी कांड यानी काकोरी ट्रेन एक्शन के बाद पुलिस द्वारा चलाए गए दमनकारी के फलस्वरूप हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का अस्तित्व कुछ समय के लिए समाप्त हो गया, किंतु बाद में विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा, सुखदेव ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में HRA को पुनः संगठित करने का कार्य शुरू किया। सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई, जिसमें HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA कर दिया गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट लगा दिया गया, रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया गया। यह कब? 1928 में किया गया, दिल्ली के कोटला मैदान में। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। ये लिखा गया है बिस्मिल के द्वारा। देखिए, उपयुक्त गजल की पंक्ति शायर बिस्मिल अजीमाबादी की, समझे, बिस्मिल अजीमाबादी की थी। बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था। उनका जन्म 1901 में पटना से दूर हरदास बिनाह गांव में हुआ था।
गज़ल उर्दू में लिखा गया था। वर्ष 1922 में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका साहब में छपी भी थी ये। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। आगे है आपका प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, रचयिता कौन है? तो आपको आंसर देना है इसमें। देखिए राम प्रसाद बिस्मिल का नहीं है ये, बिस्मिल अजीमाबादी। इसीलिए इसका आंसर ई चला जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद हसरत मोहानी द्वारा दिया गया था। हसरत मोहानी एक स्वतंत्रता सेनानी और उर्दू भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। भगत सिंह ने इसको लोकप्रिय बना दिया। इनकलाब जिंदाबाद। मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया? तो हसरत मोहानी। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को। इसके डिटेल को पढ़ेंगे। देखिए क्या क्या कह रहा है इसमें। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्य, ठीक है, भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 में केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंके। दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में HSRA के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर क्रांतिकारी के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। वर्ष 1930 में लाहौर षड्यंत्र कांड का निर्णय आया, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी दे दी गई। उनकी फांसी के समाचार से संपूर्ण देश मृत्यु सदृश उदासी में डूब गया था। सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई? तो आंसर आपको पता ही है, 23 मार्च 1931 को। आगे है, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? बहुत ही कम, 21 साल से थोड़ा ज़्यादा था मात्र। भगत सिंह भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 में हुआ था। भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। इस प्रकार केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र 21 वर्ष 6 महीने 11 दिन थे, थोड़ा ज़्यादा था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई। केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंका? बस वही बात, बटुकेश्वर दत्त। अनुशीलन समिति थी, तो आंसर क्या दीजिएगा? एक क्रांतिकारी संगठन था अनुशीलन समिति। सॉरी, कह रहा है अनुशीलन समिति का कार्यकारी संगठन था। बंगाल में कुल, ठीक है, 19 समितियों के न होने का प्रमाण मिलता है। मतलब 19 समिति होने का प्रमाण मिलता है। देखिए गौर से देखिए, अनुशीलन समिति मिदनापुर 1902, स्थापना ज्ञानेंद्र नाथ बसु। अनुशीलन समिति ढाका वाला अक्टूबर 1906, पुलिन बिहारी दास सर्वाधिक संगठित यही था। कलकत्ता में 2 बार, मार्च 1902 में भी। सतीश चंद्र बसु, शेखर
बंदोपाध्याय की पुस्तक के अनुसार था। 1902 की बात करिएगा तो प्रथम नाथ मित्र अध्यक्ष थे इसके। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी बाधा जतिन जिनको बोलते हैं, बरीन्द्रनाथ घोष सुमित सरकार के अनुसार। तो इस तरह के कई जगह के बारे में दिया, नोट में कुछ पढ़ लीजिए जरा, इससे समझ में आएगा। 1902 में सरल घोषाल का अखाड़ा, 1902 में कुछ शिक्षकों द्वारा आत्मोन्नति समिति का गठन, बरिंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त के नेतृत्व 1906 में युगांतर सप्ताह का प्रकाशन, हेमचंद्र कानूनो कलकत्ता अनुशीलन समिति के सहयोगी एवं बम विशेषज्ञ थे ये हेमचंद्र कानूनो। वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? तो आंसर दीजिएगा, सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया था। वर्ष 1913 में सचिंद्र नाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित की। सचिंद्र नाथ सान्याल का जन्म बनारस में हुआ था। उन्होंने आत्मकथा बंदी जीवन शीर्षक से लिखा था। किसने वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में किया था? तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया था। कह रहा है चिटगांव सशस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी, तो सूर्यसेन के द्वारा। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे चटगांव शस्त्र ढाबे को मास्टरदा के नाम से प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्यसेन ने आयोजित किया था। सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिक आर्मी IRA की स्थापना भी किया। कर रहा है इसके सदस्यों में अनंत सिंह थे, अंबिका चक्रवर्ती थे, लोकीनाथ थे, प्रतिलता बांडेकर, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त प्रमुख थे। 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। सूर्यसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों, एक सेकंड दीजिए मुझे, IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार का आक्रमण का हथियारों पर कब्जा कर लिया। ठीक है। करा 22 मई 1930 को RA के सदस्य और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी, ये माइंड में गया कि नहीं बात? तो थोड़ा ऊपर करके ये बात फिर से सुनिए। 22 मई 1930 को RA के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। मतलब ये जो IRA था, इसमें से 12 क्रांतिकारी मारे गए और 80 सैनिक को मार दिया ये लोग। 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके ऊपर मुकदमा चला था। 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। 80 को ये लोग उल्टा दिए। चटगांव शस्त्रागार ढाबे में कौन संबंधित है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सूर्यसेन संबंधित थे। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा अरविंद घोष ने किया था। कह रहा है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। उनका मानना था कि अंग्रेजों, एक सेकंड दीजिए, कह रहा है उनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए। जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते तब तक उनके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन होते रहना चाहिए। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरदार उधम सिंह ने किसको मारा था? तो आंसर हो जाएगा माइकल ओ डायर को मारा था। यहाँ देखिए, कह रहा है सरदार उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को मारा था। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी थी जाकर। वर्ष 1923 से 28, ठीक है, के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति रिवाइवल का कारण क्या था? तो आंसर हो जाएगा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगित कर देना। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, 1922 के बाद असहयोग आंदोलन के स्थगित और देश में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि के अभाव में बहुत से क्षमतावान राष्ट्रवादी युवाओं को मोहभंग हो गया। ये युवा गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसक संघर्ष की राजनीति से भी असंतुष्ट थे। ये रूस, चीन, आयरलैंड, तुर्की, मिस्र आदि में कहीं भी होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन और विद्रोह से अनुप्रमाणित होकर हिंसात्मक माध्यम से ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकना इनका प्रयासरत थे। इस कारण यह काल भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों को पुनरावृत्ति का काल माना जाता है। मतलब इसी समय क्रांतिकारी गतिविधि सबसे ज़्यादा
हुआ। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो अब्दुल गफ्फार खान ने करा था। कह रहा है उत्तर पश्चिम, कहाँ पे? उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन की स्थापना की गई। उन्हें लाल कुर्ती यानी रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती संगठन पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया तथा श्रमजीवियों की हालत में सुधार की मांग की ज्ञातव्य हो कि अन्य प्रांतों में मुसलमानों स्वयं को सत्याग्रह आंदोलन से अलग रखे थे। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन के एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। मुझे लग रहा है धीरे धीरे बातें बहुत सारी आपको समझ में आ रही होंगी और आनी भी चाहिए। बहुत बातें हैं इसमें, जब आप इसको समझेंगे तो मेरा यही कोशिश है कि कम से कम हम 3 क्लास में इसको ख़त्म कर दें, इसलिए लंबा वीडियो ये जा रहा है। भारत के अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स आंदोलन किसने आरंभ किया? तो वही बात हो गया, खान अब्दुल गफ्फार खान, क्योंकि रेड शर्ट्स आ गया। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बस खान अब्दुल गफ्फार खान को ही जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। आगे सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये तो मैंने बता ही दिया। अगला प्रश्न पर जोड़ दीजिए। किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं, जितना इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। अब तेरी के यहाँ ही कैसे क्वेश्चन आ गया। शेरशाह सूरी के बारे में यह शब्द किसने लिखे थे? तो एच.जी. किन ने लिखे थे। एच.जी. किन शेरशाह सूरी के बारे में लिखते हैं कि किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं, जितना इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। दरअसल शेरशाह के बारे में यह टिप्पणी उन्हें इसीलिए किया गया क्योंकि यह बहुत ही कम समय में शेरशाह ने भारत में मुगलों से सत्ता को बागडोर छीनकर अपने हाथ में ले लिया था। अगला है फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता था। ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत, पूर्व में पश्चिम सीमांत प्रांत के पेशावर जिले और पाकिस्तान में एक गांव में जन्मे अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी यानी कि बादशाह खां, फ्रंटियर गांधी, अफगान आदि नामों से जाने जाते थे। उन्हें वर्ष 1987 में भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। ये ध्यान रखिए, 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधि को समझिए। लंदन में इंडियन हाउस के संस्थापक कौन थे? तो आंसर दीजिएगा श्यामाजी कृष्ण वर्मा थे। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल, कौन सा? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया। उन्होंने इंडिया हाउस भी स्थापना किया। यहाँ से एक समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्यामाजी वहाँ से पेरिस और अंत जिनेवा चले गए। वर्ष 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? तो आंसर हो जाएगा विनय दामोदर सावरकर ने किया था। बी.डी. सावरकर। 1906 में लंदन अभिनव भारती, तो कई बार आ गया है। वर्ष 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनय दामोदर सावरकर ने की थी। देश में क्रांतिकारी गतिविधियों में प्रतिबंध लगाने के बाद उन्होंने लंदन में इस सोसाइटी की स्थापना किया था। ज्ञातव्य कि विदेशी धरती पर स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्थान इंडियन हाउस भी उनकी स्थापना श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने वर्ष 1905 में लंदन में की थी। इस संस्था के प्रमुख सदस्यों के रूप में विनायक दामोदर सावरकर, पी.एम. बापट तथा लाला हरदयाल जैसे क्रांतिकारी जुड़े हुए थे। लंदन में अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तो आंसर क्या दीजिएगा? बी.डी. सावरकर। अगला आपका गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, तो आंसर हो जाएगा 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा। यहाँ देखिए 21 अप्रैल 1913 को सोहन सी भाखना के नेतृत्व में पोर्टलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ दी
पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला जिसमें इस संस्थापक में गदर पार्टी पर गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी यानी पथ प्रदर्शक रहे थे। अन्य सदस्यों में रामचंद्र, बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भीकाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह साराभा तथा पंडित काशीराम प्रमुख थे। ये सारे लोग मिलकर ये सब किए थे। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी कहाँ बना था? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए जिसको बोलते हैं, वहां पे बना था 21 अप्रैल 1913 को। आगे आपका कह रहा है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने थे? तो आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी बने थे। आगे है दादा भाई नौरोजी को इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत के रूप में जाना जाता है। उन्हें भारतीय दृष्टिकोण से ब्रिटिश जनता तक पहुंचने के उद्देश्य से 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भी करा था। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो आंसर हो जाएगा प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। यहाँ देखिए स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से, किसका? स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए। वर्ष 1914 में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोरा, उन्हें उद्वेलित किया। उस समय धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है, उनके लिए एक मौका है। इस मौके का कई जगहों पर कई तरह से फायदा उठाया गया। कह रहा है उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारी और भारत में लोकमान्य तिलक, ठीक है, एनी बेसेंट और उनके स्वदेशी संगठनों ने इस मौके का लाभ उठाया। गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास भी करा। गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। के नेता कौन थे? तो करतार सिंह सराभा। यहाँ देखिए गदर आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवासी भारतीयों द्वारा किया गया। उनके प्रमुख नेता सोहन सिंह भाखना थे, करतार सिंह सराभा, रास बिहारी बोस आदि थे। गदर आंदोलन का उद्देश्य भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता को सशस्त्र तख्त पलट करना था। जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। देखिए राजा महेंद्र प्रताप ने, ऊपर करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, राजा महेंद्र प्रताप ने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान 1915 में काबुल अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। इसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति तथा बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे। इसे जर्मनी तथा रूस में मान्यता भी दी थी। बात को समझ में आ रहा है? इसका आंसर इनमें से कोई नहीं जाएगा क्योंकि ये हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के समय। अब हम लोग बात करेंगे बंगाल विभाजन 1905 तथा स्वदेशी आंदोलन के बाद, या इस क्लास में यहीं तक रहने देते हैं। ये जो है बंगाल विभाजन 1905 से स्वदेशी आंदोलन, यहाँ से आगे का अगला क्लास में कर देंगे, ठीक है। इसके बाद 2 पार्ट और आ जाएगा तो आपका काम हो जाएगा, वरना अगर आगे बढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हमको अभी लेना पड़ जाएगा, इसमें बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा, ठीक है। आप एक छोटा सा काम करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगला वीडियो जाए तो आपको आसानी से मिल जाए। चैनल पे जाकर विजिट करके देख सकते हैं, किसी भी एग्जाम का आप क्या तैयारी करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट टोटल सब्जेक्ट आपको मिलेगा, ऐसा नहीं कि कोई एक सब्जेक्ट, ठीक है। हर सब्जेक्ट आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट और क्वालिटी कंटेंट के साथ। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।